Hello everyone, in this video we would be talking about isomers and isomerism. Isomers क्या होते हैं? अगर हम इस नाम के दो हिस्से करें तो iso means होता है सेम और मर means यूनिट. इट मीन्स कोई ऐसी चीज जिसकी 2 या 3 यूनिट्स एकदम सेम हो. अब ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है. दिस हैज़ बीन कवर्ड इन 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 in a very small quantity, like only one type is taught, then entirely it is given in class 11th, and then few of its types are given in class 12th also. So this is today just an introductory video. ये सिर्फ introduction video है जिसमें मैं 10th क्लास का जो भी सिलेबस है वो कवर करूँगी. तो जैसा कि इस वर्ड का मीनिंग है, आइसो मीन्स सेम एंड मर मीन्स यूनिट. और जो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला या प्रोसेस शो करते हैं वो आइसोमर्स बनाते हैं एक्चुअली. तो आइसोमर्स को पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं एल्केन्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लास 10th में एल्केन्स के आइसोमर्स की बात की गई है. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है. इनका नॉमेनक्लेचर, इनके बारे में हम सारी चीज़ें पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं. तो हम डायरेक्ट इनके मेंबर्स की बात करते हैं. इसका पहला मेंबर है मीथेन. अगर हम मीथेन को एक्सपैंड करते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. इसमें सिर्फ एक कार्बन होने की वजह से कोई और तरीका पॉसिबल नहीं है. ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है, और कोई तरीका इसको लिखने के लिए पॉसिबल नहीं है. अगर हम इसके नेक्स्ट मेंबर की बात करें जो कि है C2H6, तो इसे एक्सपैंड करके हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों कार्बन्स को हम सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे सेपरेट करेंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को इस पर डिवाइड कर देंगे. So this is the expanded form for ethane. अगर मैं फिलहाल समझने के लिए इसे फर्स्ट कार्बन और इसे सेकेंड कार्बन बोलती हूँ और फिर मैं ये बोलती हूँ कि इस मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री फ्लिप कर लें. 180 डिग्री फ्लिप करने का मतलब ये कार्बन यहाँ आ जाए और ये एज इट इज यहाँ आ जाए, तो क्या कोई चेंज होगा इस मॉलिक्यूल में? आंसर आएगा नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर से ये CH3 ही रहेगा और ये भी CH3 ही रहेगा. मतलब इसको लिखने का फिर से सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है. अगर हम इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें जो कि है C3H8, तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिख के देखते हैं. इसका एक्सपैंडेड फॉर्म कुछ ऐसा होगा. तो C3H8 को लिखने के लिए अगर मैं बोलूं कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है, ठीक है, और इसे अगर मैं 180 डिग्री फ्लिप करूं तो फिर से मुझे सिर्फ सेम टू सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल मिलता है और कोई चेंज नहीं आएगा. नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स आपने सीखे हैं उसके हिसाब से अगर आपको याद है तो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इसीलिए इसका नाम होगा प्रोपेन. आइसोमर लिखना और आइसोमर सीखना बहुत आसान है. आइसोमर्स का जनरल मतलब अगर हम 10th क्लास के लेवल के हिसाब से समझना और सीखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना है कि किसी मॉलिक्यूल को लिखने के जितने भी तरीके या पैटर्न, या ये कह लें कि कार्बन को जितने भी पॉसिबल वेज में आप अरेंज कर सकते हैं, और अगर वो अरेंजमेंट एक अलग IUPAC नाम देता है तो वो उसका आइसोमर कहलाएगा. जैसे इसकी बात करते हैं हम. Molecule is propane molecule. Formula for propane already I have written. CH3, CH2, CH3. ये प्रोपेन का फॉर्मूला है, ये उसका एक्सपैंडेड फॉर्म है और ये उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है. कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब एक कार्बन पर जितने हाइड्रोजन्स हैं उनको मैंने साथ में लिख दिया है. तो नॉर्मल फॉर्मूला, देन दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडेड फॉर्मूला. एक्सपैंडेड मतलब एवरीथिंग इज एक्सपैंडेड, सब कुछ खोल के लिख दिया, सारे हाइड्रोजन्स को एक्सपैंड करके बॉन्ड्स दिखाते हुए लिखने को एक्सपैंडेड फॉर्मूला कहते हैं. और फिर हर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है अगर ऐसे लिखते हैं ये दिखाते हुए तो उसे कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला. ठीक है, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखने के बाद बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है, बस मैंने उसे कंडेंस कर दिया है. एक तरीका लिखने का ये है. अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, हमारे दिमाग में और कितने तरीके आते हैं इसको लिखने के.
मैं यहाँ रख देती हूँ, एक तरीका ये है लिखने का, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है इस पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं और इस वाले मिथाइल को उठाकर यहाँ रखते हैं। इन तीन के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई चौथा पॉसिबल स्ट्रक्चर आता है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मेरे दिमाग में यही तीन आ रहे हैं। अब देखिए, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अब आप कहेंगे लॉन्गेस्ट है मगर ये ब्रेक होकर नीचे आ गया मिथाइल ग्रुप, मगर लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, अगर आपको याद है तो नॉमेनक्लेचर कहता है लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, तो ये लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस कार्बन चेन में फिर से 3 कार्बन आ रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी दिस इज अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव केस। अगर मैं IUPAC में नाम लिखूं तो इसका नाम भी प्रोपेन है, क्योंकि इस चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं इसलिए इसका नाम भी प्रोपेन है और इसका नाम भी प्रोपेन ही होगा। इन तीनों बातों से हमें यह समझ में आता है कि लिखने का तरीका हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी के हिसाब से मैंने उसे 3 तरीके से लिखा, पर जब उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया तो मुझे समझ आया कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स के नाम में कोई अंतर नहीं है, ये तीनों बार प्रोपेन ही था। तो जब ऐसा होता है तो हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को सेम मानते हैं। क्या मानते हैं? सेम, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर इनके नामों में कोई अंतर नहीं कर रहा और उनको एक ही मान रहा है। तो इस कंडीशन में हम इनमें से किसी भी एक को कंसीडर कर सकते हैं या मान सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों एकदम सेम है, तो मैंने ये दोनों को काट दिया है नीचे वालों को, और मैं अब कह सकती हूँ कि जैसे मीथेन का सिर्फ एक पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल था, इथेन के लिए भी सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल था, वैसे ही प्रोपेन के लिए भी सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल है। अगर हमारे दिमाग में यह आता है कि हम उसे 3 तरीके से लिख सकते हैं तो 3 आइसोमर्स होने चाहिए, तो जवाब यह है कि 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स जरूर हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, मगर जब हम IUPAC से उनका नाम लिखने जाते हैं तो नाम लिखने पर हमें पता चलता है कि हम नामों में कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं, वो तीनों ही प्रोपेन हैं। तो फिर हम ये कहेंगे कि ऐसे सेम नाम वाले सारे एक ही कंपाउंड्स हैं, उन्हें आइसोमर्स में गिना नहीं जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसी कारण से हम ये कह रहे हैं कि प्रोपेन के 3 पॉसिबल अरेंजमेंट होने के बावजूद भी उसके मोनोमर्स या सॉरी आइसोमर्स कितने होंगे? सिर्फ 1। तो आइसोमर्स मीन्स सेम एंड मर मीन्स यूनिट। अगर आइसोमर्स की डेफिनेशन की बात करें तो फिलहाल तो मैं आपको जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए इन तीनों से हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि एक्चुअली आइसोमर्स क्या है, तो वो ब्यूटेन से समझ आ जाएगा इसके आगे। बट स्टिल इफ वी हैव टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर, तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। क्लास 10th में अगर हम ब्यूटेन के आइसोमर्स की बात करें तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें हम लिख सकते हैं वो ये है, एक स्ट्रेट चेन में चारों कार्बन लिख दें। ये पहला पॉसिबल तरीका है ब्यूटेन के सारे चारों कार्बन्स और ऑल 10 हाइड्रोजन्स को अरेंज करने के लिए। उसके बाद एक CH3 को उठा के रोटेट करना चालू किया और इस कार्बन पर लगा दिया, तो ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर इसी CH3 को इधर से पहले कार्बन पे लगा देंगे तो ये ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। मीन्स आइसोमर्स लिखने में जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स या जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके दिमाग में आते हैं वो सारे एक पेपर पर लिख लीजिए। जैसे मैंने किया है, ये 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स दिखे, ये लिख लिए। इसके बाद क्या किया है कि अगर हम इसे समझें कि ये हमारे लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन है, आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर्स टू एक्सप्लेन यू। तो चारों यहाँ पहली कंडीशन में स्ट्रेट लाइन में लिखे हैं, दूसरी कंडीशन में इस फोर्थ वाले को, ये बात मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मान लीजिए इस फोर्थ वाले कार्बन को उठाकर मैंने थर्ड वाले पर लगा दिया, ये सेकंड अरेंजमेंट हो गया। थर्ड अरेंजमेंट में इसी फोर्थ वाले मिथाइल को उठाकर मैं इस वाले फर्स्ट कार्बन पर ले आई और मैंने इसे यहाँ लगा दिया। इट मीन्स कि दोनों तरफ से मैंने फर्स्ट कार्बन कवर किया मिथाइल को लगाने के लिए, इधर से ये वाला कवर किया, अभी ये वाला बाकी है। तो इस मॉलिक्यूल में मैंने
इसके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ वाले को कहाँ लगा दिया, अब सेकंड पर। तो ये 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमें समझ आते हैं ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स जानने के लिए पॉसिबिलिटीज लिखने के बाद हमें उनके IUPAC नेम्स लिखने होते हैं। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन, क्योंकि सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्राइमरी सफिक्स वुड बी एन। जब ऐसा अरेंजमेंट हो कि सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में आए तो उसे एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ये एन वर्ड यहाँ क्यों आया है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, सो नॉर्मल से एन निकालकर एन ब्यूटेन। अगर कहीं किसी ने एन ब्यूटेन लिखा है तो उसका मतलब है कि चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। अब इसे देखिए, सबसे फर्स्ट रूल IUPAC नॉमेनक्लेचर, इस मॉलिक्यूल में जब हमने देखा तो हमें एक स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन में फिर से 4 कार्बन मिले हैं। इसके बाद अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो अगेन इन दिस स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन आई एम गेटिंग 4 कार्बन्स, राइट। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन ही है, मीन्स हमें नाम में फिर से कोई अंतर नहीं मिलता। बट जब हम इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रेट और कंटिन्यूअस चेन में हमें सिर्फ 3 कार्बन मिलते हैं, तो जो वर्ड रूट बनेगा वो बनेगा प्रॉप, क्योंकि स्ट्रेट चेन में सिर्फ 3 कार्बन आ रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाएंगे, मगर यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप प्रीफिक्स का काम करेगा क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में नहीं आया, तो ये सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है। तो नॉमेनक्लेचर हम पूरा पढ़ चुके हैं कि नाम कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूल का, तो वो आपको ऑलरेडी पता है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। अब हमारा जो अगला स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमारे दिमाग में आते हैं उन्हें पेपर पे लिखें। उसके बाद IUPAC में उनके क्या नाम हैं वो नाम लिखें। उसके बाद देखें कि हमें ये समझ आता है कि इन 4 स्ट्रक्चर्स में से 3 का नाम तो हमें सेम मिल रहा है, सिर्फ चौथा स्ट्रक्चर है जिसका नाम इन 3 से मैच नहीं कर रहा है। तो IUPAC के हिसाब से इसका नाम हुआ 2-मिथाइल प्रोपेन। और कॉमन नेम में, कॉमन नेम जैसे इसके लिए हमने कॉमन नेम बोला एन ब्यूटेन, वैसे ही इसके लिए कॉमन नेम में इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन, राइट, आइसोब्यूटेन। सो हमें ये समझ आया कि इन 4 मॉलिक्यूल्स में से ये 3 सेम हैं, तो मैं ये 2 काट देती हूँ क्योंकि इन तीनों का नाम और स्ट्रक्चर सब सेम आ रहा है। तो अगर अब हम नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करें, आइसोमर्स का मतलब हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब इन दोनों को कंपेयर करिए, दोनों में ही आपको 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन दिखाई देंगे। अंतर क्या आया, सिर्फ लिखने के तरीके में अंतर आया है, स्ट्रक्चर बदल गया है। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहे जाएंगे। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग है। इट मींस द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। और आइसोमर्स बनाने का ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो ये हुई आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म के बारे में बात। यहाँ पर अगर हम क्लास 10th की बात करें तो ब्यूटेन के बाद पेंटेन और हेक्सेन के आइसोमर्स की भी बात की गई है, बट उनको आप ऐसे ही करके देख सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे आप बिना स्ट्रक्चर्स बनाए, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देती हूँ जिससे आप बिना ये इतना पेपर वर्क किए नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है 2 to the power n-4 + 1 where n is equals to number of carbons given। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ब्यूटेन को ही ले लूं और मुझे जस्टिफाई करना है, मैंने कहा ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो हम इस फॉर्मूले में से चेक करते हैं कि क्या आंसर 2 आता है। एज आई टोल्ड यू कि n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो ब्यूटेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स थे, 4। सो 2 to the power n की वैल्यू आएगी 4 -4 + 1। तो
तो हमें क्या मिलेगा 2 टू द पावर 0 प्लस 1। मैथ्स कहता है x की पावर 0 1 होता है, राइट? तो यहाँ पर 1 प्लस 1 आंसर आएगा 2। यानी यहाँ से प्रूव हो जाता है इस ट्रिक से कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। पेंटेन के लिए फिर से फॉर्मूला लिखा 2 टू द पावर n-4 प्लस 1। पेंटेन के लिए नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे 5, तो n की वैल्यू क्या आएगी 5। रख कर देखते हैं 2 टू द पावर 5-4 प्लस 1। हमें पता है 5-4 इज 1, तो 2 टू द पावर 1 प्लस 1। किसी भी नंबर की पावर 1 सेम नंबर होता है, तो 2 प्लस 1 इज 3। सो ट्राई करें, आपको पेंटेन के लिए 3 आइसोमर्स ही मिलेंगे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। सो आई होप दिस ऑल वाज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। क्लासिफिकेशन आइसोमर्स का हम आगे की वीडियोस में लेकर आएंगे, मगर क्लास 10th के लिए इतना सिलेबस काफ़ी है, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।